नमस्कार। भारत की राजनीतिक आज़ादी की कहानी से पहले एक और क्रांति की कहानी है। एक ऐसी क्रांति जो समाज के अंदर लोगों की सोच में होनी थी। तो आज की इस बातचीत में हम 19वीं सदी के उसी दौर में उतरेंगे और उन चिंगारियों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान एक नए आधुनिक भारत की बुनियाद रखी। अच्छा, तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये पुनर्जागरण की लहर आई कहाँ से? फिर ये सवाल कि भई इन सुधारों की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? वो कौन लोग थे जो इस बदलाव को लीड कर रहे थे? और उन्होंने ऐसा क्या किया जिसने आगे चलकर भारत के भविष्य की राह तय की? तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए 19वीं सदी के भारत के बारे में। एक ऐसा समाज जो एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ा था। पुरानी सदियों पुरानी परंपराएं नए विचारों से टकरा रही थीं। और हाँ, बहुत से लोग अब उन सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों पर सवाल उठाने लगे थे जिन पर पीढ़ियों से किसी ने कुछ नहीं कहा था। बस इसी उथल-पुथल और बदलाव के दौर को हम भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। और यहीं पर यह बात बहुत जरूरी हो जाती है। देखिए, ये जो संघर्ष थे ना, ये सिर्फ समाज के अंदर की कुछ बहसें नहीं थी। नहीं, ये तो वो वैचारिक रणभूमि थी जहां एक मॉडर्न, एक एकजुट भारत का आइडिया पैदा हो रहा था। असल में ये वो जमीन तैयार हो रही थी जिस पर बाद में राष्ट्रवाद का पेड़ उगना था। तो ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पे ले आता है कि आखिर इसी समय क्यों? मतलब ब्रिटिश राज के उस दौर में ऐसा क्या हो रहा था जिसने समाज को अंदर से झकझोर दिया और सुधार की इतनी जबरदस्त लहर पैदा कर दी? इस बदलाव के पीछे की असली वजह क्या थी? अब देखिए, इस पर इतिहासकारों के बीच एक बड़ी मजेदार बहस चलती है। क्या यह बदलाव सिर्फ पश्चिम की नकल थी जो अंग्रेजी तालीम के साथ आ गई, या फिर ये कुछ ऐसा था जो अंदर ही अंदर पक रहा था, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक असली भारतीय रिएक्शन? और सच, जैसा कि अक्सर होता है, इन दोनों के बीच में ही कहीं है। हाँ, ये बात तो है कि वेस्टर्न एजुकेशन ने एक नया मिडिल क्लास तैयार किया जिसके पास सोचने के नए टूल्स थे। लेकिन जो सवाल वो उठा रहे थे और जिन मुश्किलों का हल वो ढूंढ रहे थे, उनकी जड़ें पूरी तरह से भारतीय थीं। तो कह सकते हैं कि ये बाहरी असर और अंदरूनी बेचैनी का एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर था। इसीलिए इन आंदोलनों को सिर्फ सोशल रिफॉर्म कह देना बात को बहुत छोटा कर देना है। ये असल में बहुत पॉलिटिकल थे। अपने ही समाज की कमियों को दूर करना एक तरह से विरोध का, प्रोटेस्ट का एक तरीका बन गया था। ये कहने का एक तरीका था कि देखिए, हम अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकते हैं, हम अपना भविष्य खुद तय कर सकते हैं। तो सामाजिक तरक्की और गुलामी का विरोध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए थे। तो फिर ये लोग थे कौन जिन्होंने ये बदलाव की मशाल उठाई? चलिए अब जरा भारत के अलग अलग कोनों में जो सबसे जरूरी आंदोलन हुए और उनके नेताओं पर एक नजर डालते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कोई एक सेंट्रल आंदोलन नहीं था। नहीं, ये तो देश भर में अलग अलग जगहों पर अपने अपने तरीके से हो रहा था। जैसे बंगाल में राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्म समाज ने हिंदू प्रथाओं को चैलेंज किया, तो उधर पंजाब में आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटने की बात की, और महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज ने पिछड़ी जातियों के हक की लड़ाई लड़ी। मतलब ये एक ऐसी जागरूकता थी जो हर इलाके की अपनी जरूरतों से पैदा हो रही थी। तो ये सुधारक आखिर किन चीजों को बदलना चाहते थे? वो कौन सी सदियों पुरानी समस्याएं थीं जो उनके निशाने पर थीं? सामाजिक मोर्चे पर सबसे बड़ी लड़ाई थी महिलाओं की स्थिति को लेकर। सती प्रथा जैसी खौफनाक रस्में सोचकर देखिए, जहां एक विधवा को उसके पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। फिर बाल विवाह, विधवाओं की दोबारा शादी पर रोक, इन सब पर जोरदार हमला बोला गया। और इसके साथ ही जाति व्यवस्था की जो कठोरता थी और छुआछूत की जो अमानवीय प्रथा थी, उसके खिलाफ भी एक सीधी जंग छेड़ दी गई। और ये लड़ाई सिर्फ समाज तक सीमित नहीं थी, इसका एक गहरा धार्मिक पहलू भी था। कई सुधारकों ने मूर्ति पूजा और बहुत सारे देवी देवताओं को पूजने जैसी प्रथाओं पर सवाल उठाए। वो चाहते थे कि आस्था ज्यादा तर्कसंगत हो, ज्यादा सरल हो। उनका मकसद था धर्म को अंधविश्वास और कुछ खास पुजारी वर्गों के शोषण से आजाद कराना। ठीक है, तो समस्याएं पता चल गईं, लेकिन सवाल ये है कि इन बड़े बड़े बदलावों को किया कैसे गया? क्या कोई एक फिक्स फॉर्मूला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में हम 4 अलग अलग रास्ते देख सकते हैं जो इन सुधारकों ने अपनाए। पहला तरीका था अंदर से सुधार का। मतलब राजा राम मोहन राय जैसे लोग जो अपनी किताबों से, अपनी बहसों से लोगों की सोच बदल रहे थे। दूसरा रास्ता था कानून का, जिसमें केशव चंद्र सेन जैसे लीडर्स सरकार पर दबाव डालते थे कि इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कानून बनाओ।
फिर एक तीसरा, ज़्यादा रेडिकल रास्ता भी था, यंग बंगाल जैसे ग्रुप्स का, जो हर पुरानी परंपरा को जड़ से ही खत्म कर देना चाहते थे। और चौथा रास्ता था समाज सेवा का, जिस पर चले ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जमीन पर उतरकर लोगों की मदद करने में लगा दी। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सारी कोशिशों का नतीजा क्या निकला? इनकी लेगेसी क्या है? चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इन सामाजिक आंदोलनों ने आज़ादी की लड़ाई का रास्ता तैयार किया। शायद इन सुधारों का सबसे बड़ा असर किसी एक कानून में नहीं, बल्कि लोगों के आत्मविश्वास में आया एक गहरा बदलाव था। अपने समाज की बुराइयों को ठीक करके भारतीयों में एक कल्चरल प्राइड, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की नई भावना जागी। यही नई चेतना वो गोंद बनी जिसने इतने अलग अलग लोगों को एक राष्ट्र की पहचान में जोड़ा, और यही तो आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे मजबूत आधार बनने वाला था। और अगर इसका कोई सबूत चाहिए तो बस ये टाइमलाइन देखिए, साफ साफ दिखता है। 1828 में ब्रह्म समाज बनता है, फिर 1875 में आर्य समाज। ये सामाजिक आंदोलन जमीन तैयार कर रहे हैं। और फिर इसी उपजाऊ जमीन पर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, वो राजनीतिक मंच जिसने आज़ादी की लड़ाई को लीड किया। तो सामाजिक से राजनीतिक क्रांति तक का रास्ता बिल्कुल साफ है। और हम आज की बात इसी एक ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। क्या कोई ऐसा समाज जो अंदर से अपनी ही बुराइयों की जंजीरों में जकड़ा हो, कभी बाहरी हुकूमत से सच में आज़ाद हो सकता है? भारत का 19वीं सदी का इतिहास हमें यही सिखाता है कि आज़ादी की पहली लड़ाई हमेशा खुद से शुरू होती है। तो चलिए आज हम उस दौर की कहानी में चलते हैं जब 19वीं सदी में भारत अपनी एक नई आवाज़, एक नई पहचान ढूंढ रहा था। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर कोई राष्ट्र अपनी आवाज़ ढूंढता कैसे है। ये सवाल उस भारत के सामने था जो एक तरफ तो ब्रिटिश हुकूमत के दबाव में था और दूसरी तरफ अपने ही सदियों पुरानी परंपराओं से जूझ रहा था। तो इस पूरे दौर को समझने के लिए हम देखेंगे कि वो चुनौती थी क्या, फिर बात करेंगे समाज के अंदर हो रहे बदलावों की, और फिर उस बड़े विद्रोह की जिसने सब कुछ बदल दिया, और आखिर में देखेंगे कि इन सब का नतीजा क्या निकला। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, 19वीं सदी और बदलाव की वो बड़ी चुनौती। उस वक्त का समाज, आप समझिए, एक दुराहे पर खड़ा था। एक तरफ तो थीं अपनी ही सदियों पुरानी सामाजिक प्रथाएं, और दूसरी तरफ थी एक बाहरी ताकत, ब्रिटिश हुकूमत, जो फैलती ही जा रही थी। ये एक बहुत बड़ा संकट था जिसने भारत के सोचने समझने वाले लोगों को अपनी कमियों और विदेशी राज की हकीकत दोनों का सामना करने पर मजबूर कर दिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, समाज सुधार, यानी अंदर से खुद को बदलने की कोशिश। देखिए, उस वक्त कई बड़े नेताओं का ये मानना था कि अंग्रेज़ों से लड़ने से पहले हमें अपने समाज को मजबूत करना होगा। मतलब राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब समाज अंदर से सुधरे और उसमें एक नई जान आए। और मज़े की बात यह है कि ये जो आंदोलन थे ना, इसे धर्म या पूजा पाठ तक सीमित नहीं थे। नहीं, इनका मेन फोकस था तर्क, इंसानियत और बराबरी। ये लोग हर सामाजिक समस्या को तर्क और मानवता की कसौटी पर कस रहे थे। तो इन सुधारकों ने किन मुद्दों पर आवाज उठाई? उन्होंने औरतों की आज़ादी की बात की, जैसे सती प्रथा का विरोध, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। उन्होंने जाति व्यवस्था और छुआछूत जैसी कुरीतियों पर सीधा हमला किया, मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों पर सवाल उठाए, और सबसे जरूरी, मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया। यहां तक कि पुजारियों के शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाई। और ये सुधार की लहर सिर्फ किसी एक कोने तक ही सीमित नहीं थी। बंगाल में ब्रह्म समाज था तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज, पंजाब और उत्तर भारत में आर्य समाज की गूंज थी। मतलब पूरे देश में अलग अलग जगहों पर ये आंदोलन चल रहे थे। नाम अलग थे, तरीके थोड़े अलग थे, पर सबका मकसद एक ही था, समाज का नवनिर्माण। तो एक तरफ तो ये रास्ता था सुधार का, शास्त्रार्थ और शिक्षा का, लेकिन एक दूसरा रास्ता भी तैयार हो रहा था। एक ऐसा रास्ता जो मानता था कि अब जागरूकता फैलाने का नहीं, बल्कि संघर्ष करने का वक्त आ गया है। बहस से नहीं, बल्कि हथियारों से लड़ने का। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, 1857, विद्रोह की वो ज्वाला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कोई छोटा मोटा सैनिक विद्रोह नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज के खिलाफ एक बहुत बड़ा, जबरदस्त और हिंसक विद्रोह था। कई लोग तो इसे आज़ादी के लिए लड़ी गई पहली बड़ी लड़ाई मानते हैं। इसने वाकई ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। और देखिए, ये गुस्सा एक दिन में नहीं भड़का था। वजह सिर्फ शासन नहीं, बल्कि कुशासन था।
मतलब बुरा शासन। ये दशकों से जमा हो रही शिकायतों का, उस अन्याय और शोषण का नतीजा था जो लोग झेल रहे थे। तो इसकी वजहें क्या थीं? कई सारी थीं। राजनीतिक वजहें थीं, जैसे अवध जैसे राज्यों को हड़प लेना, मुगल बादशाह की बेइज्जती करना। आर्थिक वजहें थीं, जैसे किसानों पर भारी लगान और हमारे अपने उद्योगों को तबाह कर देना। लोगों को यह भी डर था कि अंग्रेज उनका धर्म और कल्चर खत्म कर देंगे। और फिर सैनिकों की अपनी शिकायतें थीं, कम वेतन, खराब हालात और वो चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह। तो आप देख रहे हैं, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी बन गया था। 1857 का ये महाविद्रोह एकदम से आसमान से नहीं टपका था। इसके पीछे एक पूरा इतिहास था। इससे पहले भी 1806 में वेल्लोर में, 1824 में बैरकपुर में कई छोटे छोटे सैनिक विद्रोह हो चुके थे। 1857 तो उस सुलगती हुई आग का एक बड़ा धमाका था। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। इन दोनों रास्तों की, यानी सुधार और संग्राम की विरासत क्या रही? तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते थे, है ना? एक तरफ समाज सुधार, दूसरी तरफ हथियारबंद विद्रोह। पर असल में ये दोनों ही रास्ते भारत के नई राष्ट्रीय चेतना की नींव बने। आप कह सकते हैं कि एक ने दिमाग को जगाया तो दूसरे ने हिम्मत और हौसले को, और इन दोनों ने मिलकर ही आगे के आज़ादी के आंदोलन की जमीन तैयार की। और इसी दोहरी विरासत ने भारत की राजनीति को एक दिलचस्प मोड़ दिया। यहां बहस भी एक ताकतवर हथियार बन गई और सीधी कार्रवाई भी। मतलब समाज को अंदर से बदलने की कोशिश और बाहरी ताकतों से लड़ने का जज्बा, ये दोनों ही आगे चलकर बदलाव लाने के जरूरी औजार बने रहे। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, किसी भी समाज में अगर सच्चा बदलाव लाना हो तो क्या ज्यादा जरूरी है? पहले समाज को अंदर से सुधारना या फिर बाहरी ताकतों से लड़ना? आत्ममंथन या फिर क्रांति? सोचिएगा जरूर। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के उन 90 सालों की जिन्होंने देश की तकदीर बदल दी। ये सफर 1857 से शुरू होकर 1947 तक जाता है। ये वो कहानी है जिसमें एक विशाल साम्राज्य का सूरज डूबा और एक नए आजाद देश का जन्म हुआ। तो चलिए कहानी की शुरुआत इसी तूफान से करते हैं। देखिए, 1857 सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जो सालों से लोगों के दिलों में सुलग रही थी और जिसे एक दिन ज्वाला बनना ही था। और इसी ज्वाला ने ब्रिटिश राज के अंत की शुरुआत कर दी। इस पूरे सफर को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 खास पड़ावों में देखेंगे। पहला, विद्रोह की वो पहली ज्वाला। फिर कैसे एक राष्ट्रीय आवाज बनी। उसके बाद जब आम लोग इस लड़ाई का हिस्सा बने। और आखिर में स्वतंत्रता का वो अंतिम अध्याय। तो पहला पड़ाव है 1857 का विद्रोह। ये कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे सालों का दबा हुआ गुस्सा, बढ़ता असंतोष और टूटता हुआ भरोसा था। वजहें कई थीं और समाज का हर तबका परेशान था। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां हर किसी पर भारी पड़ रही थीं। राजा महाराजाओं से उनकी रियासतें छीनी जा रही थीं। किसानों पर लगान का बोझ बढ़ता जा रहा था। सामाजिक रीति रिवाजों में दखल दिया जा रहा था और यहां तक कि सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई जा रही थी। और जब ये गुस्सा भड़का तो पूरे देश में फैल गया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार, हर जगह लोग उठ खड़े हुए। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह जैसे लीडर्स ने इसकी कमान संभाली। हाँ, ये सब अलग अलग जगहों पर लड़ रहे थे, लेकिन सबका दुश्मन एक था। और इस भड़कती आग में घी डालने का काम किया एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों ने जिन पर चर्बी लगे होने की अफवाह थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को 1 साल के अंदर ही बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन इसका असर बहुत गहरा हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात, इसी विद्रोह को बाद में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। एक ऐसी घटना जिसने आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। तो सवाल यह है कि विद्रोह तो खत्म हो गया, पर क्या आजादी की वो आग सच में बुझ गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये चिंगारी अब एक नई और ज्यादा संगठित शक्ल लेने वाली थी। 1857 के बाद जो विरोध बिखरा हुआ था, वो धीरे धीरे एक संगठित राजनीतिक आंदोलन में बदलने लगा। अब मकसद साफ था, पूरे भारत के लिए एक आवाज तैयार करना। इस दौर में 3 बड़ी बातें हुईं। 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा किया तो उसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। और 1906 में मुस्लिम लीग बनाई गई।
ये सभी कदम एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के अंदर भी सोच बदल रही थी। शुरुआत में जो उदारवादी नेता थे वो चिट्ठियां लिखकर और सुधारों की मांग करके बदलाव लाना चाहते थे। लेकिन 1905 के बाद नेताओं की एक नई पीढ़ी आई जिन्हें उग्रवादी कहा गया। उनका साफ मानना था कि मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें सुधार नहीं स्वराज चाहिए था, यानी पूरी तरह अपना राज। और इसके लिए उन्होंने जनता के साथ मिलकर आंदोलन और बहिष्कार का रास्ता अपनाया। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। महात्मा गांधी के भारत आने के साथ ही आज़ादी की लड़ाई कुछ पढ़े लिखे लोगों के कमरों से निकलकर देश के करोड़ों आम लोगों का आंदोलन बन गई। गांधी जी अपने साथ एक ऐसा हथियार लेकर आए थे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, सत्याग्रह। ये सिर्फ विरोध करने का एक तरीका नहीं था, ये एक सोच थी, एक फलसफा था। इसका मतलब था बिना हिंसा के अपनी बात पर डटे रहना, सत्य की शक्ति पर भरोसा रखना। ये एक ऐसा विचार था जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को नैतिक तौर पर चुनौती दे दी। और गांधी जी ने एक के बाद एक पूरे देश को आंदोलनों में जोड़ दिया। चंपारण के सत्याग्रह से शुरुआत हुई, फिर आया असहयोग आंदोलन, उसके बाद ऐतिहासिक दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, और आखिर में 1942 का नारा भारत छोड़ो। हर आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव बढ़ाया और देश को आज़ादी के एक कदम और करीब ले आया। इसी बीच एक और यादगार घटना हुई। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के अफसरों पर मुकदमा। अंग्रेजों ने उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया, लेकिन तब पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। वकीलों ने दलील दी कि ये देशद्रोही नहीं है, ये तो एक आज़ाद भारत की सेना के सिपाही हैं। इस एक मुकदमे ने पूरे देश में एकता की एक नई लहर पैदा कर दी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब ये साफ हो चुका था कि अंग्रेज भारत में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। आज़ादी की लड़ाई अब अपने आखिरी और निर्णायक मोड़ पर थी। सवाल ये नहीं था कि आज़ादी मिलेगी या नहीं, सवाल था कब और कैसे। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया। ये वो कानूनी दस्तावेज था जिसने लगभग 200 साल के ब्रिटिश राज को आधिकारिक तौर पर खत्म किया और भारत को सत्ता सौंपने का रास्ता साफ कर दिया। और फिर वो सुबह आई जिसका 90 सालों से इंतजार था, 15 अगस्त 1947। ये तस्वीर उसी ऐतिहासिक पल की गवाह है जब एक नए देश ने जन्म लिया। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये अनगिनत कुर्बानियों, लंबे संघर्ष और करोड़ों लोगों के सपनों के सच होने का दिन था। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि आज़ादी की ये विरासत मिली-जुली थी। एक तरफ ब्रिटिश राज खत्म हुआ और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जन्म हुआ, तो दूसरी तरफ देश के बंटवारे ने ऐसे गहरे जख्म दिए जो आज भी महसूस किए जाते हैं। फिर भी भारत का ये संघर्ष दुनिया भर में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के लिए एक मिसाल बन गया। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, कुर्बानियों और इतने लंबे संघर्ष का ये इतिहास हमें आज लोकतंत्र के असली मतलब और इसकी रक्षा की हमारी जिम्मेदारी के बारे में क्या सिखाता है? इस पर हम सबको सोचना चाहिए।